नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। पूरे देश में चर्चा हो रही है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने की। राहुल गांधी ने कहा, मैं जो पहले आरोप लगाया करता था, बीजेपी ने उसे सिद्ध करके दिखा दिया है। आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के लीडर, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कहता ही था भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, बीजेपी ने सिद्ध करके दिखा दिया है, मेरे आरोप को सच करके दिखा दिया है। राहुल गांधी जी पे कितने आरोप नहीं लगे हैं? 5-6 तो वो मुकदमे झेल रहे हैं। अब ये बताइए, वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वर्तमान समय में स्वयं एक भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है। न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा हो चुकी है और उसी नियम के तहत, जो नियम उनकी सरकार के जमाने में बना था, स्वतः उनकी सदस्यता खारिज हो गई है। और कालचक्र की गति देखिए, किसी अध्यादेश को तो उन्होंने फाड़ा था, तो न तब फाड़ने के समय इनके मन में सम्मान था व्यवस्था के लिए, न उसका अनुपालन करने के समय है। तो सच तो बहुत मुखर है, बहुत प्रखर है, पर बहुत कठिन है कांग्रेस के लिए इन सारी चीजों पे सच का सामना करना। अलग अलग बातें। अध्यादेश फाड़ना गलत था, अध्यादेश भी गलत था। अब जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो गलत है या सही है, ये सवाल है। आप कह रहे हैं मामला कानूनी है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कह रही है ये द्वेष का मामला है, डर का मामला है। तो कुछ नया नहीं है, वो तो अपनी कुल परंपरा के अनुसार कह रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की पहली प्रधानमंत्री थी जो कानून के द्वारा चुनाव में धांधली बरतने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा अयोग्य घोषित कर दी गई थी। ठीक है, और उन्होंने कह दिया था राजनीतिक है, और फिर देश को आपातकाल में झोंक दिया था। आज भी वही व्यवस्था है। देखिए, उनके प्रमुख नेता हैं, राज्यसभा में उपनेता हैं, अत्यंत वरिष्ठ हैं, प्रमोद तिवारी जी, उनके मुंह से क्या निकल गया कि अलग ढंग से परिवार की पृष्ठभूमि देखकर न्यायालय को निर्णय देना चाहिए। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इस देश में 2 विधान होने चाहिए, एक जनसामान्य के लिए और एक नेहरू परिवार के लिए। तो अभी भी मनोवृत्ति वही है। और मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने इसे करके दिखाया था। 2 प्रधान भी थे जब सरकार चलती थी यूपीए की, 2 प्रधान थे। आज कांग्रेस पार्टी चल रही है तो 2 प्रधान हैं। और जब इनकी सरकार की 2 विधान भी थे। याद करिए, जब एयरपोर्ट पे हम और आप जाते थे यूपीए सरकार के समय में, तो वहां पर जो रिजर्व लाउंज होता है उसमें क्या लिखा रहता था, इसमें कौन कौन व्यक्ति आने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, और नीचे लिखता रहता था श्री रॉबर्ट वड्रा। 2 विधान। वही मानसिकता आज भी है कि मैं कानून से ऊपर हूं और मेरे लिए एक अलग विधान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, इसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं है, यह दंभ के प्रति दुराग्रह है। मैं एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले पूरे केस की बात कर लेते हैं। प्रमोद तिवारी जी की बात से शुरुआत करता हूं। वो ये कह रहे हैं कि केस से जुड़ा हुआ मामला है। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि कन्विक्शन में, मतलब किसी ने खून किया है तो गांधी परिवार के लिए अलग नियम बनाइए और बाकी जनमानस के लिए अलग बनाइए। बोला नहीं। उन्होंने कहा कि सजा जब आप देते हैं तो अब ये देखना पड़ता है कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, क्या इसने ऐसे पहले इससे क्या कोई गुनहगार है, रिपीट ऑफेंडर है या नहीं है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तब ये देखिए कि क्या पृष्ठभूमि है इस परिवार की, इस परिवार ने देश के लिए क्या किया है, तब आपको देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को डेफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा कहीं से भी न्याय संगत नहीं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी का यह कहना घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब क्या हो गया? जुडिशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर हिंदी में कहें न्यायालय का न्यायिक विवेक, आप अपने को उससे ऊपर रख रहे हैं। मतलब आप तय करेंगे कि न्यायालय को किस जगह के ऊपर क्या तय करना चाहिए था, क्या सोचकर किस पृष्ठभूमि में क्या निर्णय देना चाहिए था। यह फिर वही अहंकार आ जाता है कि मैं न्यायालय से ऊपर हूं। अब यदि ये देखें कि पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के प्रति इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, और मैं कहूंगा इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक ऐसे नेता ने कही है जिसकी पार्टी उसे घोषित रूप में कहती है जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर, अगर किसी दूसरी जगह पे कह दिया होता, आग लग गई होती अब तक। मगर आज पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के स्वयंभू अघोषित अलंबरदार जाके मौन साधना में लीन हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऊपर से ज्ञान दिया जा रहा है न्यायालय के लिए कि न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा। अब दूसरी बात, चलिए, उनको लगता है कि पृष्ठभूमि, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पृष्ठभूमि यह है कि आपकी दादी चुनाव में धांधली के लिए दोषी सिद्ध हो गई थी। इसके बावजूद आपकी पार्टी ने उनके लिए नारा लगा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं। आपके स्वर्गीय पिताजी पहले प्रधानमंत्री थे जो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आ गए थे बोफोर्स में, और सिखों के नरसंहार के बाद उन्होंने कह दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जस्टिफाई कर दिया था।
आपकी आदरणीय माता जी की छत्र छाया में चलने वाली सरकार ने उस राजघाट में जहां आप बैठे हैं, वो बापू की समाधि पर जिस पे हे राम लिखा कह दिया था, राम तो काल्पनिक थे। और फिर क्या क्या शब्द बोले गए हैं कांग्रेस के द्वारा, एक नहीं अनेक बार। और स्वयं श्री राहुल गांधी जी की पृष्ठभूमि देख लीजिए, चोर शब्द का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में गलत तरीके से करने के लिए इसी 2019 में उन्हें अनकंडीशनल अपोलॉजी यानी बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो मैं मान्यवर तिवारी जी से कहना चाहूंगा, पृष्ठभूमि देख लीजिए तो समस्या और जटिल नजर आती है। तो मुझे लगता है कि और अभी हाल की पृष्ठभूमि देखिए, पिछड़े वर्ग का अपमान किया अलग, पूरे भारत के लोकतंत्र का अपमान करके चले आए। अब आप बताइए, क्या यह पृष्ठभूमि राजनैतिक या नैतिक दृष्टि से इस योग्य लगती है कि यह कोई अनायास मुंह से निकला सहज का बात है? माफी मांग लेते हैं, कौन सी समस्या की बात? किस बात की माफी? ये सवाल तो हमने कांग्रेस लीडर से पूछा किस बात की माफी मांगे? नीरव मोदी को चोर कहा था, ललित मोदी को चोर कहा था, उन जो लोग देश का रुपया लूट के भागे थे उनको चोर कहा था। एक तरफ ये वो पार्टी है जो कहती है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, चाहे हजारों उदाहरण हो, और वो कहेगी चोर की जाति होती है। दो उदाहरणों पे अद्भुत है ना तर्क। ये वही लोग हैं ना जो छाती पीटते थे कि आतंकवाद को मजहब से मत जोड़िए, भले ही हजारों उदाहरण दिखाई पड़ते हो, मगर दो केवल सरनेम में सिमिलरिटी के आधार पर आप पूरी की पूरी एक पिछड़ी जाति की बिरादरी को चोर घोषित कर देंगे और उसके बाद कितने अहंकार के साथ कहेंगे कि मैंने क्या गलत बोला। ये आपकी कोशिश है कि उसको जोड़ दिया जाए ओबीसी जाति के साथ, मोदी जाति के साथ जोड़ दिया जाए, आपकी कोशिश है। हमारी ये वो कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया। हमारी कोशिश नहीं है, ये तो उस समाज के लोगों ने जाके न्यायालय में ये याचिका लगाई। वो आपका एमएलए उन्होंने वो आपके एमएलए हैं। तो हम आपसे कह तो रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्हें एक बार माफी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं, मैंने उन्होंने अगर ये कहा होता, उनका क्या वर्ड था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि सारे ये चोर क्यों होते हैं। अब कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कोई गुंजाइश है। इसीलिए मैंने कहा ये लोकतंत्र के अंदर जो राजतंत्रीय अहंकार है, ये उस कारण से यह समस्या आ गई। नहीं, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि पहले तो आज जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब दिया वहीं राजघाट पर, उन्होंने कहा कि आप सोचिए जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पूरे देश में चला हो, जो पूरे रास्ते चलते हुए कह रहा हो कि मैं प्यार बांटने निकला हूं, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, मैं पूरे देश को एक करने निकला हूं, वो किसी समाज विशेष का अपमान करेगा, वो ये काम करने के लिए निकलेगा और वो एक समाज को लेकर के चोर शब्द का इस्तेमाल करेगा, ये उसकी सोच हो सकती है। राहुल गांधी से भी ये सीधा सवाल पूछा, खैर वो व्यक्तिगत हो गए थे, किसी रिपोर्टर के लिए वो अलग कहानी बन गई उस बात को लेकर के, उन्होंने कह दिया कि वो आपके एजेंडे पर ये सवाल पूछा जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, जिस रिपोर्टर ने पूछा था तो उनकी पार्टी की बीट कवर करता था। अब जिस व्यक्ति को अपने पराये का भेद न पता हो कि वो कांग्रेस बीट का है और उसे भाजपा में वो करे दे रहे, एक अन्य पत्रकार के साथ भी उन्होंने बहुत सुनने में आया कि उचित व्यवहार नहीं किया। जो पत्रकार ये माने जाते थे कि वो 20 वर्षों से ही उनका एजेंडा लेके चल रहे हैं, आप खुद समझ दिया जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ थोड़ा अपना असंतुलित हो गए हैं, तो उनकी दृष्टि और विवेक दोनों बाधित हो गई है। ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जनता के साथ चलता रहूंगा, मैं तप कर रहा हूं, मैं अपनी तपस्या करता रहूंगा। हाँ, आपने जो बहुत अच्छी बात कही, जहां से ये तप और तपस्वी शब्द आया, 4000 किलोमीटर की यात्रा की, साहब मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे। कहां से? केरल में शुरू किया तो सबसे पहले कौन व्यक्ति शामिल हुआ? वो जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी, ये मोहब्बत की दुकान थी। तमिलनाडु में आए तो केरल में वो फादर जोसेफ नहीं मिला जिसका हाथ काट दिया गया था इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, वो फादर जॉर्ज पुनिया मिला जो एलानिया कह चुका है कि भारत की धरती को मैं इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि ये टच ना हो जाए मेरा पैर से। उसको आपने गले लगाया। ये देखिए कितना वो था। और इतना ही नहीं, कर्नाटक में पहुंचे तो उनका पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कहता हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे। और सुनिए, इतना ही नहीं, गुजरात तो गए नहीं, जब गुजरात के बगल से निकले तो वो मेधा पाटकर जो गांधीयंस विद गन कहती हैं, नक्सलियों का समर्थन करती हैं, उनके और गुजरात के प्रति कितना विद्वेष रखती हैं, उनको गले लगा लिया। तो मान्यवर, ये मोहब्बत की दुकान कितने जहर बुझे सामानों के साथ आप सजा रहे थे। सुरक्षा जी, ये बात अब पुरानी हो चुकी है। आज सवाल ये है कि आप क्या राहुल गांधी को सजा देना चाहते हैं? और आप कहेंगे कोर्ट का मामला है, वो कहते हैं कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं। कैसे? वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं।
वो कहते हैं 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति ने मानहानि का केस किया हो या अदालत में किसी व्यक्ति को घसीट करके ले गया हो राहुल गांधी को, आप पूर्णेश मोदी आपकी पार्टी के एमएलए, वो अपने ही मुकदमे पर हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे, उन्होंने स्टे लिया और 7 फरवरी के बाद 16 फरवरी को फिर जाते हैं और अब जो स्टे लिया था वो स्टे रिलीव करवाते हैं। मुकदमे में सुनवाई दोबारा शुरू होती है 27 फरवरी को, 1 साल के बाद। 17 मार्च को फैसला रिजर्व हो जाता है, 23 मार्च को फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ जाता है, सेम डे सेंटेंस हो जाता है, 2 साल की सजा हो जाती है। 24 मार्च को यानी ठीक 1 दिन बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनकी सदस्यता भंग कर देता है। वो कह रहे हैं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो नहीं, या उनके अनुसार वो सीधा सीधा आक्षेप न्यायपालिका पे कर रहे हैं। मतलब पवन खेड़ा को, यदि श्री पवन खेड़ा को रिलीफ मिलती है तो सत्य की विजय, कार्तिक चिदंबरम को रिलीफ मिलती है तो सत्य की विजय, पी चिदंबरम छूट जाते हैं तो सत्य की विजय है, राहुल जी और सोनिया जी को बेल मिल जाती है तो सत्य की विजय है, रॉबर्ट वडेरा को बेल मिल जाती है तो सत्य की विजय है, और जहां सी असुविधा हो जाती है तो न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप है। कितना सुंदर तर्क है। मतलब ये मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधा आरोप न्यायपालिका, और आपकी तो वो आदत है। ये वो पार्टी है जिसके कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी, उसको जुडिशियल किलिंग कहा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आक्षेप लगा दिया। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा जैसे लोगों का परोक्ष रूप से समर्थन किया। कौन कातिल? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने सजा दी। इसलिए अपने राजनीतिक हित के लिए न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की इनकी पुरानी आदत है, और यह उस कुल परंपरा से है जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में नया भारत आ गया, नई युवा पीढ़ी आ गई, सब कुछ नया आ गया। उनकी मानसिकता स्टक्ड है 20th सेंचुरी के अपने। जुडिशरी को लेकर लॉ मिनिस्टर बहुत कुछ कह रहे हैं, जुडिशरी बहुत कुछ कह रही है, आज का वो विषय नहीं, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन आप उनसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो क्यों नहीं राहुल गांधी की पैरवी करने के लिए पहुंच गए ऊपरी अदालत में 1 दिन के अंदर? नहीं, वो पवन खेड़ा जी के लिए बहुत तेजी से गए थे। वकील इनके बड़े जबरदस्त हैं, अपराधी से लेकर आतंकवादी तक, और श्री राम जन्मभूमि केस में बाबरी मस्जिद तक जिस ताबड़तोड़ तरीके से और दुस्साहस के साथ, धृष्टता के साथ, उद्दंडता के साथ जाकर खड़े होकर क्या क्या नहीं बोल देते हैं, वो अगर आज नहीं जा रहे हैं तो अब ये प्रश्न पूछना चाहिए राहुल गांधी जी उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं या वो राहुल गांधी जी के लिए जाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये योजना है या विवशता है, ये संयोग है या प्रयोग है, ये राहुल गांधी जी के प्रति कांग्रेस की कोई नीति है या कांग्रेस के राज परिवार के अंदर घटित होता कोई कूटनीति है। अब ठीक है, दोनों परिस्थितियों के बारे में आपकी पार्टी ने बात की कल। मैं पहले आपका अपना आंकलन इसमें जो छिपा हुआ है वो पूछना चाहता हूं। कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि ये ऊपरी अदालत में जाएंगे तो ये स्टे ही ले आएंगे, कहीं इन्हीं को रिलीफ ना मिल जाए? देखिए, अदालत ने जो समय दिया ये तुरंत जा सकते थे ऊपरी अदालत में। यदि ऊपरी अदालत में जाएंगे, ये उनका अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, और जो निर्णय ऊपरी अदालत का होगा वो हमें स्वीकार है। इनकी तरह थोड़ी कि उन लोगों के साथ खड़े हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दे देगा राम मंदिर के ऊपर तो हमें स्वीकार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि ये ट्रिपल तलाक हलाला के पक्ष में तो हमें स्वीकार नहीं है। हमें जो संवैधानिक प्रक्रिया की तरह जो निर्णय, अच्छा मान लीजिए जो ऊपरी अदालत में जाते हैं वो या तो इनको किसी भी तरीके से रिलीफ मिल जाए, इनकी सजा कम कर दे या इनको बरी ही कर दे मामले से, और तो फिर उसके बाद इनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, फिर किरकिरी नहीं हो जाएगी? इसमें किरकिरी की क्या बात? किरकिरी इसलिए क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं 1 दिन के अंदर सदस्यता ले ली। देखिए, एज पर लॉ रूल क्या कहता है, यदि यह निर्णय हुआ तो यह निर्णय, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में, एक मतलब प्रवेश परीक्षा में अपियर हुए, रिजल्ट घोषित हुआ, आप सिलेक्टेड हो गए और आपने विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। अचानक वो परीक्षा निरस्त हो गई, आपकी परीक्षा गलत पाई गई, आपकी सीट चली गई। फिर आप अगर अदालत चले गए और वह परीक्षा सही पाई गई, फिर आप बहाल हो गए। ये तो टेक्निकल मामला है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। मगर अफसोस ये है कि ना वो नैतिक दृष्टि से सही है,
ना वैधानिक दृष्टि से सही है, ना राजनीतिक दृष्टि से सही है, इसलिए इधर उधर प्रकार की बातें कर। वैसे उनका तर्क यह है कि भाई गुजराती में है और लगभग 200 पन्नों का वर्डिक्ट है, हम पढ़कर ही जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरा आप लोगों का उस पर आरोप है, या जो आप लोग कंजेक्चर लगा रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर ही कोई है जो राहुल गांधी को निपटाना चाहता है या कांग्रेस को राहुल मुक्त करना चाहता है, ये गंभीर आरोप है या तंज है? ये कुछ नहीं है, ये तो दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। या अब ये भी कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि कांग्रेस, ये राहुल गांधी जो हैं वो नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं, कर्नाटक चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। नहीं, देखिए, हम इस बात को पूरी तरीके से विधिक और संवैधानिक दृष्टि से देख रहे हैं, यानी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे देख रहे हैं। वो पॉलिटिकली इसका जो इंटरप्रिटेशन लेना चाहें स्वतंत्र हैं, परंतु देश की जनता के राजनीतिक विवेक पर और कर्नाटक की जनता के राजनीतिक विवेक पर हमें भरोसा है कि वो नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं ना, कि दूध और पानी मिला दिया जाए तो कहां दूध है कहां पानी, वह हंस के अंदर क्षमता होती है, तो इस देश की जनता के अंदर। राहुल गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो उनकी आने वाली पार्लियामेंट की दूसरी स्पीच से डर गए, जो वो अडानी पर दूसरी स्पीच देने वाले थे, और उन्होंने उनकी आंखों में पढ़ी है ये बात। देखिए, वो आंखों में पढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के गले पढ़ के अपनी आंखों का इस्तेमाल करके क्या क्या संसद में दिखा चुके हैं आपके बाद, उसके बाद आपको लगता है कि उनकी स्पीच से किसी को सशंकित होने की आवश्यकता है, वो भी मोदी जी जैसे विराट व्यक्ति को। अच्छा, आज तक उन्होंने स्पीच के मामले में संसद के रिकॉर्ड में वो एवरेज पे हैं कि अबव एवरेज हैं कि बिलो एवरेज है, ये आप तय कीजिए, ये तो आप बताइए ना। अच्छा, उनकी कितनी ऐसी स्पीच है जो वाइब्रेंट कर देती है? हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज भी जाइए नेट पे देखिए, लोग उनकी स्पीचेस जाके सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, चाहे विरोधी भी हो, कहता चलो इससे शिक्षा लेते हैं। मोदी जी की स्पीच, अटल जी की स्पीच, ऐसे कितने लोग आपको मिले जो राहुल गांधी की स्पीच से मंत्रमुग्ध हो जाते हो? बल्कि कई बार मंत्रमुग्ध नहीं, लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं उनकी कुछ बातें सुन के। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी के गले पड़े और फिर जाके जो आंख मारी तो उनके समर्थक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब करें क्या। इसलिए मुझे लगता है ये उनका कहना निरर्थक नहीं, हास्यास्पद है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि राहुल गांधी कम से कम जो मुद्दा उठाते हैं वो और कोई किसी को कन्विंस कर पाते हो ना कर पाते हो, वो खुद कन्विंस बहुत होते हैं उस मुद्दे से। चाहे चौकीदार चोरों वाला मामला था, राफेल वाला, जिसको उन्होंने राफेल स्कैम कहा था, चाहे अडानी का मुद्दा, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। उसके बाद वो पहली बार प्रेस के सामने आ रहे थे, उन्होंने शुरुआत की अडानी से, खत्म किया अडानी पर। देखिए, मैं कहूंगा कि वो कन्विंस होते हैं या भ्रमित होते हैं, ये देश की जनता को तय कर देती। कभी कभी ये भी होता है, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा कन्विंस नजर आता है। किसी को रात के अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, बड़ा कन्विंस नजर आता है और इतना डर जाता है कि हल्ला भी मचाने लगता है, देखो 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 सांप है। अब हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि पार्शियल नाइट ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति हो, इसको रतौंधी कहते हैं, तो अब राजनीतिक रतौंधी का कोई शिकार हो और उसे रस्सी में सांप दिख रहा हो, तब उसके कन्विक्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं? जब रोशनी पड़ेगी सूर्य की तो उसका कन्विक्शन का यथार्थ और जनता का विवेक दोनों सामने आए। सुधांशु जी, अब एक सवाल जो इस वक्त एक्चुअली मैं सच बोलूं तो सब जनता के मन में भी एक ही सवाल है कि अब इसका फायदा और नुकसान किसको होने जा रहा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कहीं बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने अपना हैंड ओवर प्ले तो नहीं कर दिया, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गया। आप कोर्ट कहें, कुछ कहें, लोग एसोसिएट करेंगे इसको आपकी सरकार के साथ। ऐसे ही क्या बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो लगातार अपने बयानों से, ऐसे मानने वालों की कभी नहीं है कि जो भारत को शायद नीचा दिखा रहे थे, तो उनको लगता है शायद ठीक हुआ है। तो इसका ये कैसे प्ले आउट करेगा आगे चुनावों में, खास करके इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरे हाथ में तो हथियार दे दिया। आप उनसे, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको दुख है, आपकी सीट चली गई, उनका आपको लगता है मैं दुखी, मैं कहीं से दुखी हूं? पैनिक कर गए मोदी जी, और पैनिक में मेरे हाथ में वो हथियार दे दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वैसे देखिए, वो दुखी तो नहीं, आक्रोशित तो नजर आए, और वो सदैव आक्रोशित रहते हैं। ऐसा नहीं, यहां पे मैं बात मानता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ही नहीं, वो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, जो 50 साल की उम्र के बाद भी युवा हैं, चिर व्याकुल भी हैं, हमेशा व्याकुल रहते हैं, और चिर व्यथित भी हैं।
और चिरकुपित भी हैं, यानी दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं। वो तो सदैव इस मोड में रहते हैं। और जहां तक हथियार की बात है, हथियार वालों के तो साथ वो खड़े रहे हैं। हथियार वालों से तो बड़ी सहानुभूति रही है, जो कहते थे लेके रहेंगे आजादी, बंदूक के दम पर आजादी, कश्मीर में उनके साथ खड़े रहे थे। और यदि व्यक्ति किसी हथियार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग न करे तो वो अपने लिए भी घातक हो सकता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप कांग्रेस के लोगों से पूछें तो उन्हें मन ये आ सकता है कि राहुल गांधी जी तो ऐसे हथियार हैं जो विपक्ष यानी उनके विरोधियों यानी हम पर कम और उन पर ज्यादा चल जाता है। क्या करें बेचारे, एक एक बार आकर उनको डिफेंड करना पड़ता है। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वाई दे आर नॉट रिएक्टिंग टू इंडिया। इंग्लैंड और अमेरिका के कहते हैं मोस्ट रिडिकुलस स्टेटमेंट, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब आज के जमाने में जब डिजिटल डाटा अवेलेबल है तो ये कह के बचना बहुत मुश्किल है। सब कुछ आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जाए सर्च करके देख सकता है। जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे, अब हथियार वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकते थे मोदी जी दे दिया, मुझे मेरी सदस्यता लेकर के। महात्मा गांधी की समाधि पर तथाकथित सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति हथियार की बात करे तो इससे उसकी मानसिकता लिटरली मत लीजिए ना, मतलब उनका कहने का मतलब कि भाई तो चलिए लिटरली बात कर लेते हैं। जगदीश टाइटलर जैसे व्यक्ति को साथ में लेके आके खड़े हुए, जिनके ऊपर आरोप है सिखों के नरसंहार करने का, हिंसा के इतने बड़े प्रतीक को साथ में लिए, तो लिटरल है ना, इसमें तो कुछ भी नोशनल नहीं है, ये तो यथार्थ है, इसमें कुछ आभासी नहीं है। तो इसके ऊपर क्या जवाब है? इसीलिए, और जो मैंने हथियार वालों के समर्थन की बात कही उसको साथ में लिए थे ना, जो गांधीयंस विद गन कहा था वो मेधा पाटकर। गांधी और गन का कोई समन्वय हो सकता है? जिसकी बुद्धि विवेक ऐसी हो कि गांधी और गन को साथ में रहने वालों के साथ रहे, तो आप स्वयं समझ सकते हैं वो हथियार का प्रयोग गांधी के सिद्धांतों को भी नष्ट करने में न कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही थी आज कि आप उनके ऊपर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, उनके खानदान में जाने किस किस का नाम लेते हैं, भगवान राम, पांडव, इनको भी परिवारवादी कहेगी आपकी पार्टी, या अपने परिवार की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे? पहले तो मैं कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी की समाधि में बैठ के जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, राम भक्त कारसेवकों के ऊपर फायरिंग का समर्थन करने वालों को राम की याद तो आई। परंतु मैं प्रियंका जी को याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप लोग विदेश आते जाते भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप ही भूल गए। भगवान राम का जन्म किस लिए हुआ था? उन्होंने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। समाज के कल्याण के लिए हुआ था। और यदि आपने पांडवों की बात कही तुम और परिवार की बात कही, तो यदि आपका भाई गलत है उसके बाद भी आप उसके साथ खड़े हैं, तो राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण रावण के साथ खड़ा था, यह जानते हुए भी कि मेरे भाई ने गलत किया है। पांडवों की परंपरा यह थी कि यदि उन्हें लगा कि हमारे भाई असत्य के विरुद्ध हैं तो वो उनके विरुद्ध जाके खड़े हुए थे। इसलिए मान्यवर, जो आप कहने का प्रयास कर रही हैं, अब असत्य के मार्ग पर खड़े हुए अपने भाई का साथ देना राम और पांडवों की परंपरा नहीं, रावण और कौरवों की परंपरा है। कुछ कुछ उनकी सोच ऐसी है जैसी महाभारत में दुर्योधन की थी। उससे कहा गया, तुमने भी तो पढ़ा है शास्त्र, तुम्हें धर्म नहीं पता, तुम्हें अधर्म नहीं पढ़ा। तो क्या कहता है? जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि सत्य और धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं असत्य और अधर्म क्या है, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं। उसी प्रकार इस तथाकथित सत्याग्रह में कांग्रेस की सत्य के प्रति प्रवृत्ति नहीं है और असत्य से निवृत्ति नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहे थे या कहना चाह रहे थे, उसको आज प्रियंका गांधी ने आर्टिकुलेट किया है। कई बातें कही उन्होंने, मैं उन्होंने जो जिस पर अंत किया उसको पहले रखता हूं आपके सामने। उन्होंने कहा कि अब वो दिन आ गया है जब से सब बदलना शुरू होगा, जिसे वाटरशेड मोमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई की सदस्यता जाना लोकसभा की, ये वो मोमेंट है जहां से सब बदलेगा देश में। इसके दोनों अर्थ हैं। ये वो मोमेंट भी हो सकता है जिससे कांग्रेस के अंदर सब कुछ बदलेगा। इससे यह भी बदलाव हो सकता है, प्रियंका जी के लिए संभावनाओं की कई नए द्वार भी खुल सकते हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि परिवार को अपनी रणनीति में, एक बहन अपने भाई के बचाव में खड़ी है और आप उनकी कथन का उन्हीं के बीच में झगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखिए, उन दोनों के बीच में कितना सौहार्द है हम इसमें नहीं कहते। वो तो हमने देखा था बहुत अच्छे ढंग से, सौहार्दपूर्ण स्नेहपूर्ण सानिध्य में वो बर्फ के गोले फेंक रहे थे, अपनी
तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति पर उस कश्मीर में जहां पर सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, फिर भी उन्हें लग रहा था बदलाव नहीं आया। तो मैं उनके व्यक्तिगत उस पर नहीं कह रहा हूं, तो एक संभावना कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके खिलाफ है, और संभावनाएं तो इसमें से निकल ही सकती हैं। ऐसा अनेक बार हुआ है कि कोई परिस्थिति बनी तो संभावना कोई और बन गई। अनेक बार ऐसा हुआ था भाई। अगर आप देखें तो गांधी परिवार तो संभावनाओं पर ही चला है, यथार्थ पे नहीं। नेहरू जी प्रधानमंत्री संभावना संयोग से बन गए थे, 0 वोट मिला था। अप्रैल 1946 की कांग्रेस की कमेटी की बैठक में बन गए, परिस्थिति बन गई। उसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, इंदिरा जी बन गई संयोग से। राजीव गांधी जी शायद बनते नहीं बनते कभी, उनको भी संयोग मिला और बन गए। तो ऐसी बात में तो एक संभावना की बात कही। मैं इसमें कोई हिंसा हत्या वाली बात नहीं कह रहा हूं जी। पर राजनीति में जब आप संभावना देखते हैं तो सिर्फ आप एक नहीं दे सकते। राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो उनके इस वाक्य में बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित है। वो बार बार वो ये कह रहे हैं कि हर मौका देख करके आपकी पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, अब उन्होंने तो प्रधानमंत्री का भी नाम लिया, उनके परिवार पर कोई ना कोई आक्षेप, कभी उनके नाना पर, कभी दादी पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर। अब उनके आपकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने मीर जाफर कह दिया। उन्होंने कहा मेरे भाई को गद्दार कह रहे हैं, मेरे पिता ने शहादत दी है, मेरी दादी ने शहादत दी है। उन्होंने आज बड़े इमोशनल उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा मेरे परिवार का खून है इस मिट्टी के अंदर। देखिए मैं क्या इस बात पर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए कि मेरे परिवार में शहीद है? देखिए, जो प्रश्न उनसे पूछे गए यही उनकी मानसिकता का अंतर है। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में पूछे गए। अगर आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, अपना परिवार नजर आता है, यही अंतर है। अगर हम राजीव गांधी जी के बारे में कोई बात बोल रहे हैं, इंदिरा जी के बारे में बोल रहे हैं, नेहरू जी के बारे में बोल रहे हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री, वो राजनीति में थे और आप भी राजनीति में हैं। प्रियंका जी भी अब पदाधिकारी हैं कांग्रेस की और सोनिया जी भी राजनीति में हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी तो राजनीति में नहीं थी। उनको क्यों घसीटा आपने? उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया। वो तो कोई राजनीति में नहीं थे, दूर दूर तक नहीं है। लंबा समय व्यतीत हो गया उन्हें दुनिया छोड़े हुए। यह होता है परिवार के प्रति अपमान। यहां सवाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, जी वो तो मेरे परिवार से क्यों पूछा जा रहा है? इसीलिए सोच अलग है कि देश को देश नहीं मानना है, परिवार और परिवार की जागीर मानना है। ये चर्चाएं कब खत्म होंगी? और आप लोग भी मतलब गांधी परिवार, आप खुद कहते हैं कि मरती सांसें गिन रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। कहां 400 से आ गया, 40 पर आ गया, 45 पर आ गया है। लेकिन आज भी देश, ममता जी कह रही है ना कि टीआरपी इसकी राहुल गांधी है मोदी जी की। अब देखिए, आपने बड़ा अच्छा सहयोग किया, ममता जी का नाम ले लिया। अब ममता जी और केजरीवाल जी कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी बढ़ेगी, और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। पहले हमारे विपक्ष के सम्मानित नेता तय तो कर लें कि हम राहुल गांधी से छुटकारा चाहते हैं, यानी राहुल गांधी का खंडन चाहते हैं कि मंडन चाहते हैं। मतलब दोनों अपने अपने सुविधा के अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है। नहीं, अब कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कह सकती जो ममता जी कह रही हैं, देखिए कि राहुल गांधी सूट करते इसलिए हैं आपको ताकि मोदी जी चलते रहें। कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं और 137 वर्ष के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष। लगातार 2 बार, पहले वो उपाध्यक्ष थे तब, और जब वो अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में हुए चुनावों में 2 बार लगातार वो पार्टी जिसने आधा दर्जन बार लगातार इस देश में स्पष्ट बहुमत पाया है, वो मुख्य विपक्षी दल के लायक बहुमत नहीं पा पाई। और उसके बाद उन्हें लगे कि हमें राहुल गांधी जी से कोई समस्या है। मुझे लगता है समस्या कांग्रेस। नहीं करते तो आप, लेकिन बात बात पर कांग्रेस पार्टी है ना, आपके निशाने पर हर वक्त कांग्रेस पार्टी ही होती है। ये भी बहुत आपने अच्छी बात कही। मुख्य विपक्षी दल तो वो अपने को मानते हैं, भले ही टेक्निकली उनके पास स्टेटस है या नहीं, या तो वो कह दें कि अब हम मुख्य विपक्षी दल नहीं। सत्ता पक्ष पर आरोप विपक्ष के सारे दल लगाते हैं, हम विपक्ष के दलों को भी जवाब देते हैं और जो मुख्य विपक्षी दल को मुख्य जवाब देते हैं। या तो कह दें हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है तो हमें मुख्य जवाब देना बंद। ऐसी बात नहीं है। जिस राज्य में वो नहीं है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में थे तो हम नहीं बोलते थे उनके बारे में, तब वो यूपी के दूसरे लड़के के बारे में बोलते थे, इनके बारे में नहीं बोलते थे। यदि हम बिहार में जाते हैं तो वहां के दूसरे परिवार के बारे में बोलते हैं, जो गरीब गुरबा का परिवार की राजनीति करने वाला सबसे अमीरो अजीम परिवार है उसके बारे में बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। पर राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि वह मुख्य विपक्षी दल है दोनों सदनों में, और राज्यसभा में तो वो टेक्निकली भी है, तो अगर उनसे सवाल किया जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना,
बहुत कंफ्यूजन है। मैं उन पर आता हूं। प्रियंका जी का एक और स्टेटमेंट आज, हालांकि वो ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगी, मुझे ये सुनकर उनके मुख से थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बड़ा जोर लगा दिया बीजेपी ने मेरे भाई को पप्पू साबित करने में। मेरे भाई की डिग्रियां नहीं देखी विदेश से जो वो लेकर के आया है। लेकिन फिर जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और फिर बीजेपी ने देखा यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ गए और फिर वो लोग जो है साथ देते भी चले गए, तब इनको ये समझ में आया कि ये तो पप्पू नहीं है, इसलिए डर गए। उनके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि अब ये पप्पू नहीं है। पप्पू शब्द कौन लाया और विरोध किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि आप किसी माननीय सांसद के लिए पप्पू जैसा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। बस इतना जवाब काफी है। और कौन किसके बारे में प्रचारित कुछ भी कर ले, जनता तय करती है कि किसे कब हीरो बनाना है, कब विलेन बनाना है, कब नायक बनाना है, कब खलनायक बनाना है। परंतु कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में कांग्रेस का नेतृत्व तो अनेक बार जनता की नजरों में नायक भी बना, खलनायक भी बना, पर उपहास का पात्र पहली बार बना है। तो राहुल गांधी उपहास के पात्र हैं? एक नहीं अनेक बार उन्होंने ऐसा किया था, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। चलिए छोड़िए, अब आप देखिए कि सबका अंजाम क्या हुआ। राहुल गांधी का नाम ममता बनर्जी नहीं लेती थी, अरविंद केजरीवाल नहीं लेते थे, केसीआर नहीं लेते थे, अखिलेश यादव नहीं लेते थे। आज सब उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति उनके समर्थन में बात कर रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए काला दिवस है, ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी शब्द इस्तेमाल किया गया है। मनोज झा आरजेडी के नेता ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र मर चुका है, डेमोक्रेसी इज डेड। सब एक, आपने सबको एक कर दिया, पूरा विपक्ष एक। बहुत अच्छी बात आपने कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? कोई मुद्दा, जनहित का कोई मुद्दा विपक्ष को एक नहीं कर पाया, ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया। सब के सब भ्रष्टाचार के आरोपों में जो घिर गए, वो सारे मौसेरे भाई एक हो गए। इसमें कोई राहुल गांधी के साथ नहीं है। पुराना गीत याद है ना, कौन रोता है किसी की और की बात पे ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। और इन दलों की स्थिति है कि जितने घोटाले उठते जा रहे हैं कि बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो कोई राहुल गांधी के लिए नहीं है, सब अपनी अपनी चिंता में मगन है, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अपने अपने परिवार को बचाने में लगे। अब भ्रष्टाचार है या नहीं ये तो कोर्ट साबित करेंगे, लेकिन हाँ एजेंसियां तो लगी, आपने लगा दी उनके पीछे। और वो सबके 14 पार्टियां, पहली बार हुआ देश के इतिहास में ईडी सीबीआई एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगा के चीफ जस्टिस की अदालत में गई और चीफ जस्टिस उसकी मामले की सुनवाई करेंगे। ये शायद पहली बार हो रहा है। वाकई ये पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार के आरोपी जांच एजेंसियों और न्यायपालिका दोनों को धमकाने में लगे। जैसे चोरी ऊपर से सीना चोरी, अथवा मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं जब तक क्योंकि न्यायालय निर्णय न दे दे तब तक, परंतु ये हिंदी की उस कहावत के समकक्ष है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं टेक्निकल पूछना चाहता हूं, इन 14 में से एक पार्टी बताइए इसमें 25-30 साल में कोई आरोप ना लगाओ और ये कभी ना कभी एजेंसी के चक्कर में ना पड़े हो। हमारी सरकार तो 2014 में आई। ये बताइए कांग्रेस पार्टी पे पहले नहीं 2G, CWG ये सब तो इनके जमाने में हुआ। कोयले घोटाले में ही तो केस्ड पैरिस सीबीआई को कहा था मनमोहन सिंह जी के जमाने में। अब बताइए श्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो पीएम पद से हटने के बाद अदालत में खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो फोर्स में आ गए थे लपेटे में। नागरावाला कांड में इंदिरा जी के ऊपर शक की सुई घूम गई थी, हमारे जमाने में हुआ था। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। मुलायम सिंह जी, मायावती जी पे, डीएमके पे कितने आरोप 10 साल से लग रहे हैं। मतलब 25-30 साल से एजेंसियों की जांच और जेल में आने जाने और अदालत की कचहरी के चक्कर काटने का सिलसिला चल रहा है, मगर पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम। सुधांशु जी, आप तो राजनीति में हैं लंबे अरसे से। नहीं, इसलिए मैं पुनः एक बात कह देना चाहता हूं। एक पार्टी का नाम बताइए, आम आदमी पार्टी छोड़ के, वो तो 2013 से पहले अस्तित्व में नहीं थी, जिसके एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई केस 2014 से पहले ना चला। चलिए ठीक है, वैलिड पॉइंट। मैं आपसे कह रहा हूं, जनता तो हमारे देश की जनता नियत देखती है, नियत पर लोगों को हटाती भी है और लाती भी है। अब जनता क्या देख रही है? जनता क्या ये देख रही है कि भाई अति हो रही है। राहुल गांधी की सीट भी ले ली, सदस्यता भी ले ली। राहुल गांधी को पता नहीं कुछ बोल दिया था, किसी कोई नाम ले दिया था किसी का, तो 2 साल के लिए जेल भी डाल देंगे क्या? देखो इतने सब लोग इन सब के पीछे एजेंसियां लगा दी हैं मोदी जी ने। एक नैरेटिव ये है, बाकी लोग भी तो राजनीति में है, वो भी जाएंगे जनता के पीछे मैसेज लेकर के। एक मैसेज वो है जो आप हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, मोदी जी लेकर के जाएंगे कि हर एजेंसी लगी है, अपना काम कर रही है, चोरी की है तो सजा पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं पीछे नहीं हटूंगा इस डर से कि आलोचना होगी मेरी। नैरेटिव दोनों चलेंगे।
बिल्कुल सही बात है, दोनों पार्टियों को हक है अपना अपना नैरेटिव चलाने का, और जनता का विवेक है कि वो इसका नैरेटिव स्वीकार करे। मैं सिर्फ याद दिला देना चाहता हूं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, विदेशों में खबर छपनी शुरू हो चुकी है अभी से ऑलरेडी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस इन पार्लियामेंट ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी साइलेंस्ड। नहीं, विदेश से तो बहुत सुर ताल का संबंध है, एक सुर यहां से चलता है, दूसरा 7 समुंदर पार से, मेरे सुर मेरा तुम्हारा। तो बड़ा मतलब कांग्रेस पार्टी का अद्भुत समन्वय है विदेश के साथ, अद्भुत समन्वय है। अभी आप देख लीजिए, बीबीसी तो वो उनके अनुसार जो वो और उनका स्वर एक है, हिंडनबर्ग का उनका स्वर एक है, पेगासस पे स्वर एक है, ग्रेटा थनबर्ग पे स्वर एक है, कुछ भी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखेगा, वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा, उस सब पे हुआ है, अल जजीरा लिखेगा, उस पे भी वही उनका स्वर एक है। तो विदेश के साथ तो बड़ा सुंदर सामंजस्य समन्वय किसके साथ? विदेश के मीडिया के एक सेक्शन के साथ, और दूसरी तरफ विदेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ यथार्थ कह रहे हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और बीबीसी कुछ लिखता है 20 साल पुरानी बात के ऊपर आज कहने की कोशिश करता है, तो वास्तविकता में उस देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बताया जा सकता है। जहां से राहुल गांधी जी की नानी के देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो लियोनी मोदी जी को भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, अब ना उन्हें अपना ददिहाल समझ में आता है ना ननिहाल समझ में आता है। अब उनके दिमाग का यदि ये हाल हो गया है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हां, उन्हें क्या समझ में आता है वो जगह। अच्छा चलिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जिन मीडिया ने यह सब लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई 25-30 सालों में भारत की पॉजिटिव खबर बताइएगा। चलिए, हमारी सरकारें रही 25 साल में, हमारी सरकारें रही हैं 13-14 साल, कोई एक पॉजिटिव खबर बताइएगा, खूब अनुसंधान करिएगा और फिर बताइएगा। बीबीसी ने, इंटरनेशनल मीडिया है ना, अभी डिफेंस एक्सपो हुआ उसी समय जिस समय उन्होंने स्टोरी की, 34 देशों के रक्षा मंत्री आए बेंगलोर में, 34 देशों के। यह इवेंट इंडिया में फर्स्ट नहीं था, वर्ल्ड में फर्स्ट था। आउटसाइड यूरोप कभी ऐसा नहीं हुआ कि 34 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर एक जगह हो। क्या रिपोर्टिंग की, कितनी रिपोर्टिंग की? यह दिखाता है कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म यानी मूल्य आधारित वस्तुपरक पत्रकारिता क्या है और पूर्वाग्रह आधारित यानी एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता क्या। आखिरी सवाल, जो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे नैरेटिव की, वो एक अपना विमर्श लेकर के जाएंगे, एक विमर्श आप लेकर के जा रहे हैं। इस साल बहुत चुनाव है, अगले साल आम चुनाव है, क्या अति हो रही है देश के अंदर जो आप कर रहे हैं एक विमर्श, या दूसरा अति नहीं इलाज हो रहा है, सफाई हो रही है? देखिए, हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि विमर्श देश में बहुत स्पष्ट है। सुशासन, विकास और राष्ट्रीय गौरव, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारे बिल्कुल 3 एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। गुड गवर्नेंस, इसके साथ करप्शन फ्री गवर्नेंस, इसके साथ हमने यह कहा है कि नेशनल प्राइड और जन कल्याण, गरीब और निर्धन का। हमारा तो विमर्श ये है, अब वो विमर्श जो भी ले जाना चाहें ले जाएं। तो ये एजेंसियों का काम सब कुछ जो है किसमें आता है? गुड गवर्नेंस में आता है। मैंने पुनः कहा, एजेंसियों का काम ट्रांसपेरेंसी में आता है, ट्रांसपेरेंट काम करने में। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं पुनः कह दूं, अगर कर्नाटक में हमारे विधायक का बेटा पकड़ लिया जाता है हमारी ही पुलिस के द्वारा, केंद्र में भी हमारी सरकार और कर्नाटक में भी हमारी सरकार, हाँ नहीं साहब वो तो उसके बावजूद कहते हैं कि साहब एजेंसी सही काम नहीं कर रही, इसको बेल मिल जाती है। अद्भुत, बेल तो न्यायालय दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर अच्छा बताइए, जो लोग कहते हैं अगर मान लीजिए सरकार चाहती तो पुलिस जाती नहीं वहां, पुलिस बता देती उसको पहले, अरे घंटा भर पहले तो बताना था, आधे घंटे पहले भी बता दे तो आदमी इधर का उधर कर दे। परंतु अगर उसके बावजूद पकड़ा जाता है, इसका मतलब हम निष्पक्षता से एजेंसी को काम करने देते हैं। परंतु उनके लिए यहां पक्षता निष्पक्षता इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तो यह है कि मैं एजेंसी से अब, याद करिए जब ईडी का समन हुआ था तो क्या कहा गया था कांग्रेस नेताओं द्वारा, ईडी उनके घर भी तो जा सकती थी। हम क्या कहते हैं, मोदी की सरकार जनता के द्वार, वो कहते हैं भारत की सरकार गांधी परिवार के द्वार। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है नैरेटिव में। और एक मैं नैरेटिव और कहता हूं जी, एक नैरेटिव तो ईमानदारी का है और दूसरा नैरेटिव राष्ट्रवाद का है और तीसरा यह भी है। क्या चाहते हैं वो लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं एक मजबूत निर्णायक सरकार जो राष्ट्र को विकास,
स्वाभिमान और सुरक्षा तीनों के पत्ते ले जाए। वो चाहते हैं मजबूर और बेबस सरकार जो भ्रष्टाचार के आरोपी सभी नेताओं के साथ मिल के बैठी हो और जिसमें कि फिर सत्ता में आने के बाद खींचातानी के साथ बंदर बाट हो सके। तो वो एक मजबूर सरकार चाहते हैं, हम एक मजबूत सरकार। लड़ाई राजनीतिक है, चुनावों से ही तय होगी और तलवारें दोनों ओर खिंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपके समय का, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।